आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और भारतीय बाजारों में हमने देखा है काफ़ी वाइल्ड स्विंग निफ्टी बैंक में बनता हुआ। निफ्टी हालांकि जो सुबह कमज़ोर खुला अभी भी कमज़ोरी कायम है, 24,800 के आसपास ट्रेड दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में एक बहुत तगड़ा रिकवरी का मूड बना। वीरू, गुड आफ्टरनून। पहले तो निफ्टी बैंक ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चाल अपनी सुधारने में लगा है। बिल्कुल हर्षदा, गुड आफ्टरनून। पर मेरे को लगता है कि आज फ्राइडे फैक्टर आप पे थोड़ा कुछ हावी है। जोमेटो के चलने के पीछे लगता है कुछ कारण है आज। खैर हर्षदा से इस मुद्दे पे बातचीत मैं करूंगा। और पहले आते हैं निफ्टी पर, ठीक है। निफ्टी बैंक, जैसे कि हर्षदा ने कहा, आपकी स्क्रीन पे 51,561 पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और अब किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है। ठीक है हर्षदा, 2 पॉइंट्स थे आज सुबह सुबह। अगर आप एक चीज़ देखें ना डॉक्टर साहब, एक तरफ निफ्टी रखिएगा, तरफ निफ्टी बैंक रखिएगा। एक्स ऑफ निफ्टी आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बाजार आपको निफ्टी बैंक के प्रोस्पेक्टिव से या फिर और किसी प्रोस्पेक्टिव से खराब नहीं दिखाई देगा। सुबह 2 मुद्दों पे बात हुई थी आज। 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी, दैट्स आई थिंक 24747, और निफ्टी बैंक के लिए वो लेवल था 51,033। 51, मैंने सिंपली एक फंडा सुबह सुबह रखा था कि इन दोनों एजेस को ट्रेड कीजिएगा। अगर आप एक निफ्टी बैंक पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उस ट्रेड की प्रॉपर्टी क्लियरली क्या रहेगी? बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस 1, दैट इज आप स्क्रीन पे बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 क्या है? दैट्स एग्जैक्टली पुट राइटर्स जोन और साथ ही साथ आपका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा, जिस ट्रेड की बात हुई थी उस वक्त, जिसको हमें बेस 1 पे लेना है, वो यही बेस था और वहाँ से अब हम ऑलमोस्ट 51,557 पे आ चुके हैं। हर्षदा, आपको याद होगा जब आप मेरे साथ थी सुबह कार्यक्रम में, मैंने जो पहला या दूसरा ट्रेड गेस किया था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक में एक क्लियर कट सुबह सुबह रेंज ब्रेकआउट था और वही एक इम्पैक्ट था हर्षदा कि निफ्टी बैंक अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। अगर आपने वो 51,033, अगर आपने उस 51,214 की ट्रैजेक्टरी में, दैट्स ऑप्शन बेस एंड 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड पिक किया है, तो याद रखिएगा हमारा व्यू क्या था कि जब भी हम इस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड पिक करेंगे रेजिस्टेंस पर लिखा आएगा। हम उस ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे क्लोजर टू RS1, दैट्स 10-day एंड 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो आपकी स्क्रीन पे है। इट्स 51,729 और करीब करीब 51,881। तो मेरे को लगता है हर्षदा कि निफ्टी बैंक का ये रिकवरी पाथ, और अच्छा हुआ कि आपने निफ्टी बैंक को पहले छेड़ा, अभी कंटिन्यू करेगा। और आई थिंक 150-200 पॉइंट अभी आपके उस ट्रेड पे मिलने की गुंजाइश मेरे को पर्सनली लगती है। जरा ऑप्शन स्टैट्स दिखाइए प्लीज। वो 6 स्ट्राइक्स आएंगी। आपको नजर आएगा कि जब आज सुबह सुबह हमें डीप कट्स मिले, डीप कट्स के बाद इस रेंज में क्लोजर टू 50 डेमा पुट राइटर्स आए थे, विजिबल थे। उनको कन्विक्शन किसने दिया? उनको कन्विक्शन दिया HDFC बैंक ने। आप स्क्रीन पे देखिए, 51,200 पे 14 लाख, 51,100 पे 10 लाख, 51,000 पे 23 लाख, और यहाँ पे 51,500 जहाँ पे करीब करीब 21 लाख का आउटस्टैंडिंग आई है, हम ऑलरेडी उस जोन को बाइसेक्ट कर चुके हैं। तो हर्षदा, अच्छा हुआ आपने निफ्टी बैंक को पहले लिया। इट सीम्स, ये लग रहा है कि फर्दर स्विंग टुवर्ड्स आई थिंक 51,700 780 लुक्स पॉसिबल, जहाँ पे आपका 20 डेमा प्लेस्ड है। हर्षदा, तो निफ्टी बैंक एक इंटरेस्टिंग मूव पर आता हुआ, लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक में तो रिकवरी आई है और ये लार्जली HDFC बैंक की बदौलत है, लेकिन निफ्टी का क्या होगा? देखिए हर्षदा, आप एक चीज़ देखिए निफ्टी आईटी पर। निफ्टी आईटी में 810 अंकों का नुकसान है। हमारा 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉक्स को नहीं। लुक एट निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी पे एक बार 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करिएगा। निफ्टी आईटी का 10 डेमा परसिस्ट करता है और वो कहाँ पर है? वो आता है करीब 40,300 के आसपास। ये वो ट्रेजेक्ट्री है निफ्टी आईटी पर जो कि निफ्टी आईटी ने अब तक वायलेट नहीं की थी फ्रॉम 18 जून। 18 जून से लेकर अब तक कभी भी निफ्टी आईटी ने 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन को वायलेट नहीं किया था, बट आज उसने वायलेट किया। एंड इट सीम्स, ये लग रहा है कि निफ्टी आईटी अब एक बार के लिए 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 39,450 और 500 पे प्लेस्ड है, जा सकता है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? निफ्टी पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर अगर कोई डालेगा तो इट विल बी निफ्टी आईटी, उसके सिवा कुछ नहीं।
लेके आइए 3 स्ट्राइक्स निफ्टी बैंक की, 3 कॉल्स और 3 पुट्स। ये क्या है? ये फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स हैं हर्षदा। आपकी स्क्रीन पे आएगा 24,800, 24,900 और 25,000 की 3 कॉल और 24,800, 24,700 और 24,600 की पुट। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ले आइए पुट प्लीज़। जी हाँ, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स अभी कहीं पर विजिबल नहीं है। 24,800 पे कॉल राइटर है। तो मैं ये कहूँगा हर्षदा, अगर आपने ट्रेड किया है निफ्टी बैंक पे तो अच्छी बात है, बट वीकेंड फैक्टर है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए निफ्टी को एज ऑफ नाउ, जहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर निफ्टी आईटी जनरेट कर रहा है। बट अगर आपने वो सुबह के थॉट्स पे काम किया है, अब बाय ऑन डिप टुवर्ड्स 10 डेमा, तो आप ट्रेड रख सकते हैं। अब फर्दर स्विंग ऑफ 40-30 पॉइंट्स लुक्स पॉसिबल, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इस वक्त निफ्टी बैंक पे है हर्षदा। का ट्रेंड ज़्यादा बेहतर होता हुआ, निफ्टी का उतना नहीं, और निफ्टी इस समय 24,800 के नीचे फिसलता हुआ एक बार फिर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज देखिए इंडेक्स पे प्रेशर, लेकिन वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले कुछ स्टॉक्स में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आयशर, टाटा मोटर्स, मारुति नंबर्स से निराश होकर यहां पर मुनाफा वसूली, और टाटा मोटर्स की जो डिमांड पर आउटलुक आया है उससे बाजार ज्यादा निराश है, इसीलिए 4% नीचे। टाटा स्टील में कल दोपहर से ही सेल साइड की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी थी। कुछ और मंदी वाले ट्रेड्स में, इसकी हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, और स्टॉक ज्यादा हिला नहीं है। 7% का नुकसान, क्योंकि कमिंस इंक जो ग्लोबल प्लेयर है उन्होंने कहा है इंडिया बिजनेस कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 1% कारोबार घट सकता है। एस्कॉर्ट्स में प्रेशर, मैनेजमेंट की कमेंट्री ओके थी। बिरला सॉफ्ट, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो निफ्टी आईटी वाले कुछ कंपोनेंट जो दबाव में हैं। डीवीज के नंबर्स से पहले 1.5% का इजाफा। एचडीएफसी बैंक का एक बहुत बड़ा योगदान है आज के मूव में। सनफार्मा में तेजी और नेस्ले इंडिया में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। इन्फो एज, आईएक्स, पिरामिड एंटरप्राइजेस और ग्रैन्यूल्स, और इन्फो एज 5% ऊपर है क्योंकि इनकी इन्वेस्टी कंपनी जोमैटो का शेयर आज आसमान छू रहा है। एक बार वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि 2024 में ये काउंटर डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर ईयर टू डेट उसका चार्ट हो तो वो दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, और फिर हम जानकारों को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल मूव जोमैटो का, और इन नंबर्स पर आगे बातचीत भी होगी। लेकर आएंगे आपके लिए वो पर्टिकुलर ट्रेड जोमैटो का। ये देखिए स्क्रीन पर ये इस साल का हाल है जो स्टॉक एकदम डबल होता हुआ दिखाई दे, और आज इसमें करीब 13% तक की तेजी बनी है। इस पर आगे बातचीत होगी। हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ देंगी साथ। इमामी के नतीजे कल दोपहर में आ चुके थे। सीएफओ NH बंसाली से होगी बातचीत। 2:30 बजे कल आने वाले नंबर्स की बात होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डीवीज लैब, आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:45 पर सुमित को बुलाएंगे। मैरिको और साथ ही दिग्गज ओएनजीसी भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाले हैं सोमवार को। इसके साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा लेंगे। BTST STBT ट्रेड्स, ये सब होगा चर्चा में आगे। ओके, तो आज एक बार फिर से एक मैनेजमेंट लाइव होगी हमारे साथ। कुछ देर में इमामी की एक और FMCG से बात कंपनी का मौका मिलेगा हमें। चलिए ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आज बैंकों में कन्विक्शन है सर, आपका व्यू इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। मैं पिकअप करूंगा आई थिंक फार्मा क्षेत्र, वहां पर थोड़े रेजिलियंस है। स्टॉक का नाम है औरोबिंदो फार्मा, ट्रेड कर रहा है 1440 पर। स्टॉक होगा करीब 1434 पर, 6 रुपए का। टारगेट 1450 नियर टर्म टारगेट है औरो फार्मा। ओके, 1441 पे आपका औरो फार्मा है। एक बार डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी फार्मा स्क्रीन पे रखेंगे। हल्का सा निफ्टी फार्मा को देखते हैं। एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन में जब आपका निफ्टी आईटी सिंक हो रहा है बिलो 10, निफ्टी फार्मा कर क्या रहा है? क्या ये एक सेक्टर ऐसा है जिस पे हम अगले 1-2 दिन में ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी फार्मा का? मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? जी तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और आई थिंक ये एक बैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 2949 के, लेकिन आपके टारगेट आप सेट कर सकते हैं 3125 के श्रीराम फाइनेंस में। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। अगर चाहें तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 105 रुपए पे ट्रेड हो रहा है।
74 का स्टॉप लॉस लगाइए 3000 के कॉल ऑप्शन में और टारगेट सेट करिए 160 160 रुपए के। ओके, तो 3125 के लिए सीधा ट्रेड कीजिए आप, या फिर 3000 की कॉल लेकर जा सकते हैं। इस समय 106 पर है, 60 रुपए के गेंस के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। रचना, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड जो रहेगा दैट विल बी इन हेवल्स। हेवल्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और हेवल्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेक आउट होने की प्रोसेस ऑन है, तो एक नया स्विंग बनना चाहिए। 1832 पे अगर ऐसे लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो अपसाइड पे 1860 का टारगेट लगा सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 1850 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर तेजी की बन जरूर रही है। स्नेहा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर आप आईटी पैक देखें तो आज थोड़ा प्रेशर में है और उसमें से इन्फोसिस ये काउंटर अगर आप देखें तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 3 दिनों से थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। आज के दिन अगर आप देखें तो अपसाइड में 1840 का जो कॉल है उसमें काफी अच्छी राइटिंग दिखी है। पुट्स में 1820 1800 ये सब पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे सेल किया जाए विद अ स्ट्रिक्ट stop loss of 1867 और जो downside potential target will be around 1776. ओके, आपका ट्रेड हो गया यहाँ पर सेल इन्फोसिस और आपका ट्रेड ग्रिप में है आपके। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून हर्षदा, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा। थोड़ा बाजार ट्रिकी है लेवल के हिसाब से, अगर आप सोचे तो लाइट होके काम करे। सो मेरा सेल रहेगा विप्रो। विप्रो इज अ सेल बिलो 520, सॉरी 510। स्टॉप लॉस विल बी एट 520 एंड टारगेट विल बी एट 488। विप्रो इज सेल। आपका आईटी पे 506 पे विप्रो सेल है। ओके, चलिए अब लेके आइए राजेश अग्रवाल जी को। इस कार्यक्रम में भी 2 राजेश जी हैं, लेकिन अब चलते हैं कोलकाता। राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजेश, गुड आफ्टरनून। आप आते हमने 25,000 का जो मंच है वो सजा के रखा था, लेकिन क्या करें, शुक्रवार थोड़ा सा भारी हो गया। बट स्टिल आई थिंक आपके लिए शायद ये लेवल्स किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए नो डाउट और अच्छे हैं वर्सेस यस्टरडे। क्या पिक करें राजेश जी आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, आज बाजार थोड़ा दबाव में है, ग्लोबल क्यूज के कारण कह लीजिए, या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के कारण कह लीजिए, या फ्राइडे फैक्टर जो कि आप कह रहे थे उस कारण से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे बाजार में कोई चिंता की बात है। हाँ, सही बात है कि 25,000 के लेवल्स के आसपास थोड़ा भारी हो गया है, लोग थोड़ा मुनाफा वसूली कर रहे हैं। स्टॉक पिकिंग की बात हो तो इस वक्त हमें ये लगता है कि केमिकल सेक्टर जो कि पिछले कई क्वार्टर्स से दबाव में रहा, अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और हमें लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसमें से एक स्टॉक अभी देना चाहूंगा जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। अगर आप देखो तो करीब करीब 100 प्रोडक्ट्स है इनके और करीब 1000 से ऊपर क्लाइंट्स हैं, 6 प्लांट है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। आने वाले दिनों में एक बड़े केपेक्स की इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है। फेनोलेक्स में एक बड़े प्लेयर हैं जो कि इंटीग्रेटेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। 200 करोड़ के आसपास का दहेज का जो एक्सपेंशन था वो लगभग पूरा हो गया है, लगभग क्या पूरा ही हो गया है, और अब वहां से भी नंबर आना चालू हो जाएंगे। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और जैसा मैंने कहा कि जो दिक्कतें थी पहले, शायद चाहे वो चाइना डंपिंग को लेके हो या रेड सी क्राइसिस को लेके हो या केमिकल सेक्टर एज ए होल को लेकर के हो, वो अब पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और यहाँ से बड़ी अपसाइड हो सकती है। छोटी अवधि में 3250 के टारगेट रखने चाहिए, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा लंबी अवधि रखें 9 से 12 महीने का, तो यहाँ से 15% की अपसाइड हो सकती है। ओके, दीपक नाइट्राइट याद रखिएगा, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया था इस स्टॉक ने। अब करीब 3112 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। स्नेहा, आई होप आप लोगों ने जो आपकी रोलोवर्स रिपोर्ट होती हैं, जो रोलोवर्स टुवर्थ अगस्त थे, उसमें आपको क्या, आपकी रीडिंग क्या है केमिकल्स में? अब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक दीपक नाइट्राइट, देन वी हैव SRF और नवीन फ्लोरीन जो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है और प्राइस वाइज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल परसिस्ट करता है बिटवीन आई थिंक दीज 3 स्क्रिप्ट्स एंड UPL। आप क्या प्रेफर करेंगे लॉन्ग करने के लिए इस वक्त?
आई वुड गो विद दीपक नाइट्राइट ओनली। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है उसका, और मुझे लग रहा है करके जिस तरह से ओवरऑल बाकी काउंटर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखने को भी मिली थी, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 20 EMA के ऊपर डेली चार्ट में चल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश बेट्स लेना है तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं ओवर अदर टू। ओके, आपका भी कन्विक्शन दीपक नाइट्राइट पे भी। चलिए, लेकिन आज आप आते हैं स्टॉक ऑफ द डे। लेट्स ब्रिंग जोमेटो। आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज का इंटरडे हाई जो था वो करीब 278 का था, और याद रखिएगा ये जोमेटो की इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी थी जब सुबह कार्यक्रम कर रहे थे हर्षदा और मैं। एज ऑफ नाउ करीब के 264-65 पे ट्रेड कर रहा है, बट ये इसके करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, और कल के नंबर्स क्या शानदार थे। हर्षदा, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी आई थिंक इसमें, और लास्ट 2 इंस्टेंसेस में इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया था। ब्लिंकिट एक ड्राइविंग फोर्स रही है, बट अगर मैं कोर नंबर पे आऊँ, ऑपरेशनल नंबर्स पे, ऑपरेशनल नंबर्स कैसे लगे, हाउस व्यूज़ जोमेटो पे क्या हैं, वो बताइए थोड़ा सा। वीरू, क्लियरली ये स्टॉक ऑफ द डे बना है आज। बहुत ही तगड़ा रुझान जोमेटो में, और इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के ऊपर निकलता हुआ कई दिग्गज पहले से लिस्टेड कंपनियों को इसने पछाड़ दिया है। तो ऑपरेशनली इस नंबर में क्या पसंद आ रहा है मार्केट को, उस पर पहले आते हैं। फूड डिलीवरी कारोबार जो इनका कोर बिजनेस एक टाइम पर हुआ करता था, वहां पर आप देखिएगा 180 करोड़ लास्ट ईयर के मुकाबले, Q1 FY24 के मुकाबले 313 करोड़ पर यह बिजनेस आता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑपरेशनली अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, लेकिन इनका जो नया बिजनेस है जो उन्होंने एक्वायर किया ब्लिंकिट, उसमें लॉसेस ड्रास्टिकली घटे हैं, और जल्द ही कंपनी एबिटा पॉजिटिव होगी। ब्लिंकिट यानी कि क्विक कॉमर्स बिजनेस जो Q1 ऑफ FY24 में 133 करोड़ का घाटा दिखा रहा था, यह घाटा घटकर अब सिर्फ 3 करोड़ पर रह गया है। ये 2 चीजें हैं जो मार्केट को पसंद आई है, लेकिन कंपनी ने आगे गाइडेंस भी दिया है। इनके कॉल में कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा कि फूड सेगमेंट में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अगले 5 सालों में करीब करीब 20 से 25 बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वो एक इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव आउटलुक है कि इस बिजनेस में ग्रोथ ही नजर आएगी। FY25 में डार्क स्टोर डबल हुए हैं, और वो करने पर कंपनी जोर भी दे रही है। 26 में भी, यानी कि अगले वित्त वर्ष में भी ये डबल होंगे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, ये 4 गुना डार्क स्टोर्स बढ़ने की बात हो रही है। 26 तक 2000 डार्क स्टोर होंगे, यानी कि 25 में 1000 डार्क स्टोर्स की बात हो रही है। ये गाइडेंस भी कंपनी का बाजार को रास आया है। और इसके बाद हमने देखा है ब्रोकरेजेस ने एक सिरे से इस पर बाय कॉल दिया, रिकमेंडेशंस आई हैं। जो सबसे अग्रेसिव कॉल है वो CLSA की है, 350 का टारगेट है। फिर सिटी 280 कह रहा है, गोल्डमैन, मॉर्गन, जेफरीज, इन सब ने 275-280 के बीच के टारगेट दिए हैं। सिटी कह रहा है 350, यानी कि करंट भाव से आप करीब करीब 47 से 50%, या फिर कल की क्लोजिंग से 47 से 50% तक का अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब CLSA को क्या पसंद आया है नंबर्स में, वो देखना जरूरी है। CLSA सबसे पहले कहता है नंबर्स के बल पर FY25 से 27 का जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वो 6 से 36% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इतनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। CLSA ने स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि कंपनी का गोइंग आउट बिजनेस और हाइपर प्योर बिजनेस रेडार के नीचे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब तो फोकस प्राइमरीली ब्लिंकिट और अपने फूड डिलीवरी बिजनेस पर होता है। ब्लिंकिट की बात करें तो रिपोर्ट स्पेसिफिकली कहती है ब्लिंकिट अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे बढ़ चुका है, और उनका प्रतिद्वंदी लार्जली जेप्टो ही है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इस क्यू कॉमर्स बिजनेस में बढ़ी है, और मुनाफा दोनों में बढ़त देखने को मिल रही है, वो एक पॉजिटिव है। और क्लियरली जो कंपनी ने गाइड किया है कि डार्क स्टोर ईयर ऑन ईयर डबल होते हुए दिखाई देंगे, वो एक बहुत बड़ा मूवर है। कस्टमर के जो मंथली ट्रांजैक्शंस है उसमें भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, दोनों कंपनी के ब्लिंकिट कारोबार में और फूड डिलीवरी कारोबार में। इनके जो Q1 में टॉप स्टोर्स हैं उसमें SKUs करीब 25,000 के आसपास है, और वहां पर GOVs क्लियरली चर्न हो रहे हैं। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डार्क स्टोर लगातार एस्केलेट ही हो रही है कंपनी के लिए, वो एक पॉजिटिव है। अब आते हैं CLSA की एनालिसिस क्या कहती है इनके फूड डिलीवरी बिजनेस पर। तो क्लियरली उन्होंने कहा है कि FY25 में जो 1200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है वो अचीव होगा, उसमें डाउट नहीं है। जिस तरह का रन रेट इन्होंने दिखाया है स्पेशली Q1 में। दूसरी बात वो ये भी मेंशन करते हैं कि देखिए मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है, वो आगे और प्ले दिखाएगा इनके फूड डिलीवरी बिजनेस में भी। नोमरा का टारगेट 280 का है, खरीदारी की राय है, ये हम वैसे देख चुके हैं
Q1 में फूड डिलीवरी बिजनेस में मजबूत ग्रोथ के संकेत बने हैं और आगे वो बरकरार रहेंगे। बिजनेस क्विक कॉमर्स का बढ़ता दिखाई दे रहा है और न्यूट्रल एबिटा के साथ ग्रोथ दिखाएगा। तो फूड डिलीवरी और साथ ही क्विक कॉमर्स को लेकर अच्छी खासी ग्रोथ की गुंजाइश है। ये सभी इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की तरफ से राय आ रही है। तो एक सिरे से चाहे वो नोमरा हो, आपका जेफरीज हो, मॉर्गन स्टैनली हो, वो काफी बुलिश है और वो एविडेंट रहा उन नंबर्स में, इसीलिए इतना बड़ा मूव उस स्टॉक में देखने को मिला है। जी हाँ, तो ये अपने नंबर्स में, हाउस व्यूज में क्या क्रिटिकल था आपने सुना। डायरेक्टर साहब जरा वो स्लाइड रखिएगा स्क्रीन की एक बार फिर से, हाउस व्यूज में टारगेट्स की। बेस्ट केस में CLSA का एज पर दीज नंबर्स जो टारगेट है वो है करीब 350 का। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक जोमेटो पे, मतलब मान लीजिए मेरा ट्रेड ग्रिप में है, मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रिप में है, मैं 50, 60, 180, 190 का ड्राइव कर रहा हूँ। क्या इन नंबर्स के बाद ये नंबर्स आपको इतना कन्विक्शन दे रहे हैं कि आप फर्दर एडिशन की राय दें इस वक्त इस प्राइस पे, जिसे कहते हैं मतलब जिसे कहते हैं ना एडिंग योर विनिंग ट्रेड, वो करना चाहेंगे आप? देखिए वीरेंद्र जी, हर्षदा ने बहुत अच्छी तरीका से बहुत डिटेल में जो भी नंबर्स आए उसे समझाया, तो उसे उतनी डिटेल में अब मैं ना जाते हुए खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि नंबर्स बहुत शानदार आए थे। सारे ही डिवीजन ने अच्छी ग्रोथ रजिस्टर करी थी और बॉटम लाइन में तो कई गुना का जंप देखा गया, 253 करोड़ की बॉटम लाइन आई। अब आप देखो कि मैनेजमेंट जो है वो फूड डिलीवरी मार्केट में अच्छी प्रेजेंस बना चुका है और आगे और बढ़त की उम्मीद कर रहा है। करीब 2000 डार्क स्टोर काउंट की मैनेजमेंट को उम्मीद है आने वाले वर्षों में। ये सब चीजें पॉजिटिव है, नो डाउट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ब्लिंकिट में जो नुकसान हो रहे थे वो बहुत ही कम हो गए, वहां बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली। लेकिन इस सब चीजों के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैल्यूएशन जो है वो इस वक्त 3 डिजिट पी में है। 125 130 के पी पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक। बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से मुझे लगती नहीं है, अनलेस कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी कुछ अच्छे नंबर आए। तो इस वक्त की जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से मेरे हिसाब से 275 280 के टारगेट बनते हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ 10-15 रुपया ऊपर है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। अगर ये किसी कारण से करेक्शन आता है स्टॉक में 235 240 तक, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल होगा, वहां पे नई खरीदारी की जा सकती है। जो आपके पास है उसमें बने रहें और 275 280 के इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म में रखें। इनफैक्ट ये आप कह रहे हैं 275 280 के टारगेट्स, लेकिन मेरे को एक चीज बताइए राजेश जी, ये इन्फो एज में भी क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेड प्ले करने की, क्योंकि वो स्टॉक भी ऊपर है। ध्यान रखिएगा, इन्फो एज अर्ली इन्वेस्टर रहा है जोमेटो का और पूरा एग्जिट नहीं लिया, तो वो भी क्या वैल्यू अब प्ले आउट होने लगी है? जी बिल्कुल, अगर आप देखो तो सिर्फ जोमेटो ही नहीं, उनके जो दूसरी होल्डिंग कंपनीज भी हैं वहां भी आज अच्छी बढ़त देखी गई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल बनती है। कम से कम 200-250 रुपए की अपसाइड बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ बिल्कुल बन सकती है। कहने का मतलब है करीब 7500 रुपए के टारगेट आप 7550 के टारगेट रख सकते हैं। तो एक काफी 7500 के तरफ बढ़ता हुआ। रचना जी, इन्फो एज जोमेटो दोनों में कोई ट्रेड? जोमेटो का ट्रेड इनफैक्ट सुबह से हम राइड कर रहे हैं, मानस से डिस्कस हुआ था, लेकिन क्या इन्फो एज में आपको चार्ट्स और बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? जी, इन्फो एज में चार्ट्स और बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस है 7362 पे, एंड उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 7362 तक का तो यहाँ से ऐसे ही फॉलो थ्रू हो सकता है। वहां पे एक बार जो लोअर लेवल से एंटर करे हुए उनको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 7362 एक बार निकल गया तो फिर ये 7500 की तरफ भी जा सकता है, बट 7362 इज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, ये न्यू एज कंपनियों की बात हो रही है तो राजेश जी के पास एक बार फिर चलता है। देखिए, ट्रेड्स बहुत थोड़े कम लेंगे आज, माफ़ी चाहूँगा इस बात को कहने में, लेकिन थोड़े ट्रेड कम लेंगे। ऐसी वीकेंड है और बाज़ार थोड़ा सा हिला हुआ है बेस हिला हुआ है। ये ओला इलेक्ट्रिक पे आपका राजेश अग्रवाल जी व्यू क्या है इस IPO में? मतलब कुल बात मिला के यही है कि शायद जब जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी तब, या फिर चाहे वो पेटीएम की बात हो, चाहे किसी भी कंपनी की बात हो, हमको चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन ना, वो अभी नहीं विजिबल है।
तो क्या जब तक वो विजिबल, जब तक वो परसिस्ट नहीं करता, क्या सिर्फ मार्केट शेयर के आधार पे आप किसी कंपनी को लेना चाहेंगे? आपका व्यू ओला इलेक्ट्रिक पे क्या है अभी? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ आज खुला है, मुझे लगता है कि सिर्फ उनके लिए है जो फ्लिपिंग के का मेंटालिटी से लेना चाहेंगे या फिर बहुत लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए लेना चाहेंगे। बॉटम लाइन आपने सही कहा, नेगेटिव में है, बावजूद इसके कि 65-70% के आसपास का मार्केट शेयर है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दो बड़े प्लेयर जो इस क्षेत्र में है, बजाज ऑटो और हीरो, वो भी आने वाले दिनों में जो ई मोबिलिटी में आ रहे हैं, तो वहां से भी इनको थोड़ा सा शेकआउट होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा मार्केट शेयर। दिक्कतें ईवी की जो है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले के दिनों में जो भी इश्यूज आए, चाहे वो जोमेटो पे हो, पॉलिसी बाजार के हो या दूसरे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आए, जहाँ की बॉटम लाइन थी नहीं, सिर्फ ब्रांड वैल्यू था और एक हवा बनी हुई थी, तो वहां पे आईपीओ के बाद हमने अच्छी खासी गिरावट दी। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें फ्लिपिंग के लिहाज से किसी को अगर करना हो तो बिल्कुल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बड़ा है। और सिर्फ ईवी प्ले को अगर कहा जाए तो एक पहली कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। वैसे जो भी कंपनियां में भी ईवी है, चाहे वो टाटा मोटर हो या दूसरी कंपनी हो, उसमें ऑलरेडी आईसीई के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एक मिली जुली कंपनी है जिसमें ईवी भी है, आईसी भी है। प्योर ईवी में ये एक पहला प्लेयर है। मुझे लगता है कि फ्लिपिंग के लिए यहाँ पे बिल्कुल लोगों का रुझान रहेगा और अच्छी बढ़त लिस्टिंग पे मिल सकती है। बट जितने भी आए, यही कहूंगा कि मुनाफा वसूली पे ध्यान दें। इलेक्ट्रिक आज खुला है और ऑफ कोर्स 6 तक आप इस इशू में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जोर शोर से आ रहे थे, जो लास्ट अपडेट हमारे पास आया भी था। चलिए अब बात करते हैं इमामी की। इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने वो रूरल मार्केट पर काफ़ी बातचीत की। आईटीसी के नंबर्स अगर आपको ध्यान होगा, एग्री बिजनेस में पिकअप था, एफएमसीजी भी फेयर था। अब बात करते हैं इमामी की और उनसे समझेंगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मुनाफा 11% तो आय 10% बढ़त दिखाने में कामयाब रही है। मार्जिन में भी सुधार आया लगभग 100 बेसिस पॉइंट का। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ एनएच बंसाली है। बंसाली साहब, एक मजबूत क्वार्टर ये रहा है, मुझे एक अंदाजा दे सके किस तरह के वॉल्यूम्स आपने एंजॉय किए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और डिमांड आउटलुक कंपेयर टू लास्ट ईयर कितना बेहतर है? Supported strongly by the volume growth. 8.37% is the volume growth in the domestic business. Okay. So yeah, so this is supported mainly by the volume growth, and international business also has done very well with the constant growth of 11%, while it is in Indian currency it is at 10%. So all the businesses, both domestic, international, both has fared very well. और उसमें भी अगर आप देखें चैनल वाइज तो सब चैनलों ने अच्छा ग्रोथ दिया है। रूरल, अर्बन, जीटी, न्यू एज चैनल्स ऑल हैव परफॉर्म वेल। सो ऑल राउंड ग्रोथ फ्रॉम ऑल द चैनल्स, ऑल द चैनल्स। लेकिन ये क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बेहतर होगी स्पेशली ऑन द रूरल मार्केट साइड सर? क्या कुछ विजिबिलिटी ऐसी दिख रही है दैट इट कुड पिक अप इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स? We expect for the full year a double-digit kind of a growth for the full financial year, and we expect winter भी अच्छा जाना चाहिए. Winter is another season for us, and जो गवर्नमेंट ने उनके जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हुए हैं, मॉनसून भी अच्छा लग रहा है, तो ये सब का भी इम्पैक्ट अच्छा आना चाहिए. कंज्यूमरिज्म थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो ये सब का भी ग्रोथ, इस ग्रोथ के ऊपर अच्छा फर्क पड़ेगा. और एंड वी एक्सपेक्ट आवर ब्रांड्स आल्सो टू परफॉर्म वेल. वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स in terms of brand building, in terms of channel further penetration. So all taken together, we expect a double-digit kind of a growth. अच्छा, बंसाली साहब नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अगर मैं सेगमेंट वाइज देखूँ सर, तो इस बार ये क्वार्टर डेफिनेटली हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हेल्थ केयर स्पेशली अब आई थिंक जो ये कमिंग क्वार्टर है या फिर जो रनिंग क्वार्टर है, जब रेनी सीजन है और उसके बाद आपका आई थिंक विंटर्स आ जाएंगे, यहाँ इस क्वार्टर में प्रदर्शन अच्छा रहा। हेल्थ केयर सेगमेंट में आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं अगले वाले 2 क्वार्टर्स में, और हेल्थ केयर सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्चेस की क्या योजना है अभी?
देखिए, हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर बोथ हैव परफॉर्मर। इनफैक्ट जैसे ये क्वार्टर में तो आपके समर प्रोडक्ट्स, इट वाज लेड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट समर इन द लास्ट फ्यू इयर्स। द समर हैड बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट दिस ईयर एंड इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द समर लेड प्रोडक्ट्स। और उसका इम्पैक्ट अच्छा पॉजिटिव समर लेड प्रोडक्ट्स में हुआ, टालकम्स में या बाकी जगह में। थोड़ा सा जो आउट ऑफ होम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पेन मैनेजमेंट में थोड़ा डिक्लाइन रहा, तो पेन मैनेजमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे वो बिकॉज इट वाज मेनली फॉर द सीजन, तो एक जगह में कम आया, एक जगह में ज्यादा है, तो उस तरीके से ऑन एन ओवरऑल लेवल वी एक्सपेक्ट फॉर द फुल ईयर ऑल्सो forward a double digit kind of a growth. There could be some pluses and minuses here or there. ओके अच्छा सर, अब आते हैं कल। सर आप यकीन मानिए, आपने इस मंच को आज ज्वाइन किया, कल हम डावा से बात कर रहे थे। दो चीज़ें पूछना चाहूँगा सर। एग्जैक्टली अच्छे वॉल्यूम जनरेट क्या कर रहा है, रूरल कैसा कर रहा है, कैसा करने की संभावना लग रही है, और क्या पैकेजिंग में आपने रूरल मार्केट के लिए कुछ तब्दीली की थी, छोटे पैक्स, लोअर प्राइस पैक्स, इज दैट वर्किंग फॉर यू? तो अब देखिए, रूरल मार्केट भी बहुत टाइम बाद आपने लास्ट क्वार्टर से थोड़ा शूट अप हुआ, और इस क्वार्टर में भी अच्छा किया है रूरल मार्केट ने रिलेटिवली, अदरवाइज इट वाज नॉट डूइंग दैट वेल। जनरल ट्रेड जो चैनल्स है, जिसका बहुत टाइम तक, तो बहुत क्वार्टर्स तक तो थोड़ा डिक्लाइन जैसा रहा था, बट दिस क्वार्टर आल्सो हैज डन अ पॉजिटिव, अच्छा ही ग्रोथ हुआ। जनरल ट्रेड एंड रूरल हैज शोन अ गुड ग्रोथ। एंड इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिव्स, LUPs की जो बात करें, लो यूनिट पैक्स, तो हमारा जनरली एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो 25% तक का तो LUP का हमारा, वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन रूरल ट्रेड। रूरल में हमारा अच्छा पेनिट्रेशन है, वहाँ पे ग्रोथ भी आता है। LUPs हमारे पहले से हर ब्रांड में, हर प्रोडक्ट में हमारे LUPs विलेज साइड, रूरल साइड को देख के हम लोग एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेते हैं। इट ऑल्सो गिव्स देम द अफोर्डेबिलिटी, तो दैट इज देयर फॉर ऑल द ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके अच्छा सर, अब जैसे कि आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, मैं महसूस कर सकता हूँ, ये अपने एडवर्टीजमेंट स्पेंस जो हैं वो सेकंड हाफ के लिए क्या बढ़ाए हैं, इस मद्देनज़र आपकी राय जानना चाहूँगा। तो आप फर्स्ट क्वार्टर में भी देखेंगे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड अच्छा बढ़ा है। इनफैक्ट इट हैज इंक्रीज बाय 21% कंपेयर टू द टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 10%। एंड तो जहां हम लोग को अपॉर्चुनिटी लगती है, तो वहां ब्रांड के पीछे इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग वी डू नॉट अप्रिहेंड एंड वी गो बिहाइंड इट एंड वी इन्वेस्ट बिहाइंड द ब्रांड्स। तो इस बार ग्रोस मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, और एबिटा मार्जिन का भी एक्सपेंशन हुआ ही है, डिस्पाइट मेकिंग हायर इन्वेस्टमेंट्स बिहाइंड द ब्रांड। Going forward in the rest balance period part of the year, we also expect थोड़ा वो benign ही रहेगा, and we will be investing behind the brand. But despite this, EBITDA margin has to improve a little. मैं आपसे वही क्विक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी बंसाली जी, ये जो आपकी मेंस ग्रूमिंग लाइन है, कंसिडरिंग आपके पियर्स ने भी अग्रेसिवली उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, किस तरह की ग्रोथ इधर डिलीवर हुई है? फेयर एंड हैंडसम के क्या कुछ और प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करेंगे जो शायद मेरे सहयोगी वीरू भी आगे यूज करें? फेयर एंड हैंडसम यू मस्ट हैव सीन कि जो है वो ब्रांड ने अभी एज ए मेल ग्रूमिंग in general has not done that well as might have been expected, but we are going forward, we are taking many other initiatives while the market is shrink, market shares are intact, लेकिन सबका कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस इसको और बढ़ाना पड़ेगा। इनको भी थोड़ा सा अपनी जो इनकी जो पर्सनल इच्छा है उसको, उसमें एक प्रोडक्ट इसको भी रखना पड़ेगा, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं सर, कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ इमामी। वॉल्यूम ज्वाइन करने के लिए हम भी अपना पूरा योगदान करेंगे, चिंता मत करिए, आज ही शाम को लेके आएंगे। एनीवे सर, थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और स्ट्रॉन्ग कमेंट्री रही आपकी। थैंक यू सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अगले क्वार्टर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। या एक बार इमामी लेके आइए, और इमामी राजेश जी, आपका व्यू इमामी पे, और 783 आपकी स्क्रीन पे आएगा, और ये ऑलमोस्ट इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। अभी क्या व्यू है सर आपका यहाँ पर?
बहुत दिनों से पॉजिटिव रहा। डॉक्टर साहब कहिए। जी, बहुत दिनों से हम लोग ने इमामी पे पॉजिटिव व्यू रखा है, हमारे क्लाइंटों को दिलाया हुआ भी है। कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस तिमाही में 10% टॉप लाइन और 10% के लगभग बॉटम लाइन में जंप देखा गया, जो कि अच्छा ही कहा जा सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट की साइज बड़ी है और बाजार उतने अच्छे साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई, मार्जिन्स में बढ़त देखी गई, और सबसे अच्छी बात है कि जो रूरल में आने वाले दिनों में सरकार का भी फोकस है या मॉनसून अच्छी होने की बातें हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इमामी में एक अच्छी बढ़त हो सकती है। दूसरे सबसे बड़ी बात, जो आप देखो लगातार कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन इस दाम में 785, 90 में या 800 के आसपास मुझे खरीदारी नहीं करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। अगर गिर के ये 700 तक आता है, वहां पे खरीदारी की जा सकती है, जिसके पास है वो बने रह सकते हैं। लेकिन गिरावट में खरीदारी की इसमें स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा दे सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके लिए इमामी का। इस बीच बाजार में बिकवाली का सिलसिला गहराता हुआ। निफ्टी बैंक जो कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आया था वो फिर फिसला है। करीब 75 अंकों की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। 51,491 के आसपास तक के ट्रेड्स हैं और निफ्टी भी आपके लिए 24,751 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक स्टॉक जो सुबह में काफ़ी बिखर चुका था उसको फटाफट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दो ट्रेड्स हमने आपके लिए सुबह में मैप किए थे। एक तो जोमेटो था जो खुलते ही फटा, दूसरा खुलने के साथ ही कमेंस में सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी। अभी भी 7.5 से 8% के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। कमेंस की जो कमेंट्री आई है कमेंस इंक की, और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि 1% बिजनेस थोड़ा सा कम रह सकता है भारत में। उसको लेकर क्या वाकई में चिंता करनी चाहिए? जितने मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है, उन्होंने ओवरऑल आउटलुक कमजोर किया है पावर इंजन्स के लिए भी, पावर सेगमेंट के लिए और इंजन्स के लिए भी। इस पर आपकी क्या राय रहेगी राजेश जी? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा नीजक रिएक्शन हो गया जिस तरह की कमेंट्री आई, और उन्होंने 10% के आसपास के कट दिखाया रेवेन्यू में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से केपेक्स अनाउंस हो रखा है, न केवल पब्लिक सेक्टर का बल्कि प्राइवेट सेक्टर का भी, तो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हाँ, इस वक्त जिस तरह की बढ़त पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, हो सकता है कि लोगों को लगे कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए, लेकिन कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आने वाले केपेक्स को देखते हुए हमें लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही स्टॉक है। अगर थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि बहुत अच्छा रनअप देखा चुका है। तो थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा। एक आउट परफॉर्मर रहा है ये काउंटर पूरे स्पेस में, और आज कुछ मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ उस कमेंट्री के बाद। कविता जैन हमारे साथ जुड़ गई। कविता जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। सो डिफिकल्ट है, काफी कम सेक्टर से ट्रेड पिकिंग पॉसिबल है इन लेवल्स पर, बट फार्मास्यूटिकल्स में एक रेजिलेंस हो रहा है। टोरेंट फार्मा में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखता है करंट लेवल से। 3240 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3215। 3215 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट फार्मा पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3300 3320। टोरेंट फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी 3300 के लिए साफ बन रही है। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो एसबीआई के साथ साथ डीवीज लैब। डीवीज लैब में अच्छी तेजी बनी हुई है, लेकिन साथ ही एसबीआई पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। पहले एसबीआई की बात कर लेते हैं। कंसिडरिंग निफ्टी बैंक अब बात करते करते 100 पॉइंट के नुकसान पर कर रहा है कारोबार, तो प्रेशर क्लियरली बना हुआ है एसबीआई के शेयर में नतीजों से ठीक पहले। आशीष हमारे साथ है। आशीष, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? हाँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नंबर्स, पहले तो हेडलाइन नंबर्स जो एक्सपेक्टेड है कल, उसके एक्सपेक्टेशंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। साल दर साल एनआईआई 9% का उछाल और क्यू ऑन क्यू 2% के आसपास का इंप्रूवमेंट। मुनाफा 5.5% साल दर साल गिरेगा और क्यू ऑन क्यू 22 से 23% का दबाव। अब हो क्या रहा है, स्लिपेजेस क्योंकि सीजनैलिटी के चलते क्यू ऑन क्यू बढ़ेंगे, क्योंकि एग्री में यानी कि एग्रीकल्चर स्पेस में स्ट्रेस है।
प्रोविजंस में आप देखेंगे सीक्वेंशली 68% का जंप, इवन साल दर साल 8% का उछाल, ये प्रॉफिट्स को स्क्वीज कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ हेल्दी रहेगी 17% के आसपास, डिपॉजिट ग्रोथ 10.5% की साल दर साल आएगी। हाँ, सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही मार्जिन जरूर ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रही हैं थोड़ा सा ठंडा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, 7 से 15 बिप्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है, 7 से 15% नहीं, 7 से 15 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस एसेट क्वालिटी मेंटेन करेंगे, ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर की तरह इस बार भी 2.2% पे, नेट एनपीए 0.6 से 0.5 हो जाएगा, 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट। मोटा मोटी जैसा लास्ट क्वार्टर में एसेट क्वालिटी थी वैसी आपको इस बार नजर आएगी। कहां नजर रहेगी? कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर स्टेटमेंट्स, इक्विटी कैपिटल रेजिंग नियर टर्म में करने का अगर मन बना रहे हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स, और फिर लोन बुक ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज रिलेटेड अपडेट्स क्या आ रहे हैं कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट। जो दूसरा नंबर कल आना है वो है दिवीज लेबोरेटरीज का। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स बढ़िया आने वाले हैं। आय साल दर साल 30%, मुनाफा 52% बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ऑपरेशनली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा। जब आय 30% बढ़ रही है तो EBITDA 44.45% बढ़ रहा होगा, और मार्जिन में बढ़िया 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा। नंबर्स अच्छा आने दिवीज लैब्स के, और न्यूट्रास्यूटिकल और जेनरिक कारोबार में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है, यही ड्राइव करेगी इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस को। जेनरिक एपीआई पोर्टफोलियो की प्राइसिंग क्या के अपडेट्स रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, उस पर स्ट्रीट नजर रखेगी। काकीनाडा यूनिट के केपेक्स रिलेटेड अपडेट्स कीनली अवेटेड है, और नए मॉलिक्यूल्स जो लॉन्च करने के अपडेट्स हैं वो मॉनिटरेबल है। लेकिन जो भी है हेडलाइन नंबर्स क्वार्टर 1 के साल दर साल एक अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें दिवीज लैब से। आप दिवीज लैब एक अच्छा क्वार्टर रहेगा। एसबीआई देखते हैं क्या परफॉर्म करेगा। एसबीआई में कंस्टिंग को पहले से ही मुनाफा वसूली आ गई है। रचना जी, पहले फटाफट से एक व्यू आप दीजिएगा डीवीज पर, और स्नेहा आपके पास मैं आऊंगी एसबीआई के लिए भी। पहले डीवीज, रचना जी। जी, डीवीज इज राइट नाउ तो लुकिंग वेरी गुड, एंड 2-3 दिन की साइडवेज एक्शन से ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर नंबर्स में सपोर्ट मिल गया तो ये फर्दर अपर लेवल को भी टेक आउट कर सकता है, मीनिंग आज के हाई को भी टेक आउट कर सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट के तौर पे 49.20 के लेवल को ध्यान में रखना होगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डीवीज के लिए बन रही है। स्नेहा, आपका ट्रेड एसबीआई में क्या रहेगा? हर्षदा, एक्चुअली हमने एसबीआई में ऑलरेडी 840 की पुट ऑप्शंस बाय करवाई है। ओवरऑल इस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है करके कि एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, विच कैन ब्रिंग इट एटलीस्ट टुवर्ड्स 817 820 ये जोन पर आ सकता है एसबीआई। तो हमने 840 का पुट बाय किया। अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो 840 का पुट भी ले सकता है, और किसी को सेल करना है तो आई वुड से करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अराउंड 868 का मेंटेन करके यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन होगी। डाउन साइड में जो टारगेट रहेंगे वो 817 के रहेंगे। ओके, तो एसबीआई में एक मंदी का ट्रेड 840 का पुट लेकर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। वीक नंबर्स का डर यहाँ पर बना हुआ है। इस बीच हिंदुस्तान जिंक 1.5% ऊपर है। EBITDA में बढ़त देखने को मिली है 3,709 करोड़ का, जो 3,100 करोड़ के ऊपर से बढ़कर आया है। प्रॉफिट का आंकड़ा, आय का आंकड़ा आपके सामने। आय में देखिएगा 7,893 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर, 7,111 करोड़ के सामने। तो एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, नियरली 800 करोड़ का इजाफा और 600 करोड़ के आसपास का इजाफा EBITDA में देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं हिंदुस्तान जिंक के, और वो स्टॉक पॉजिटिव। दूसरा स्टॉक जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो धानुका एग्री का है। धानुका एग्री के नंबर्स के साथ साथ बायबैक पर भी कंपनी विचार करने वाली थी, और करीब 2,000 रुपये प्रति शेयर का बायबैक आएगा। 100 करोड़ कंपनी यहाँ पर खर्च करने वाली है। धानुका 5% ऊपर, और यहाँ पर आपके लिए हिंदुस्तान जिंक भी ऊपर। अग्रवाल साहब, धानुका एग्री ट्रैक करते हैं क्या? इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई एम सॉरी, ये हम लोग ट्रैक नहीं करते। नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो स्टॉक आसमान छूने लगा है इस मूव के बाद। मानस, हिंदुस्तान जिंक क्या ट्रेड होगा? देखिए, हिंदुस्तान जिंक की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज है कि स्टॉक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 624 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं कि 675 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
ओके, हिंदुस्तान जिंक आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से अब चार का चौका जिक्र करते हैं। 4 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे एक एक करके। ट्रेड्स सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, फिर सुपरस्टार रचना जी पिक करेंगी, और 4 के चमत्कार कविता जी, और मिड कैप फंडा, क्योंकि फंडामेंटल विशेषज्ञ वही हैं राजेश अग्रवाल जी देंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप 5 का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज का जो 7,000 का 7,000 का कॉल ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डीज का, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस लगाएंगे 114 के, और टारगेट सेट करेंगे 114 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 200 रुपए 200 के टारगेट सेट करेंगे 7,000 के कॉल ऑप्शन में डॉक्टर रेड्डीज के। डॉक्टर रेड्डीज में तेजी वाला ट्रेड 7,000 का कॉल आप लेकर चले, मानस कह रहे हैं। रचना जी एफएनओ सुपरस्टार? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मेरी तरफ से शॉर्ट साइड में ट्रेड रहेगा, विच विल बी जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे 904 का प्राइस है करीब करीब, यहाँ पे 911 का एसएल लगा के अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे टारगेट रहेगा 893। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे हो गया ट्रेड इस वक्त का। आज डिमांड में है राजेश अग्रवाल जी, लेकिन उनके पास जाने से पहले कविता जी के पास चलते हैं, चार्ट के चमत्कार पिक कर लेते हैं। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? या सो फार्मा से ही एलेम्बिक फार्मा को हम देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 1237 के लेवल पर है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है काउंटर पर। लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1230 का स्टॉप लॉस रखें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1280 1300 के। ओके, तो एलेम्बिक फार्मा में 1280 की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव पोर्टफोलियो बन रहा है यहाँ पर। राजेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, मेरा ट्रेड जो रहेगा, पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, वापस से दोहराऊंगा। पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के नाम से जो पहले कंपनी नाम जानी जाती थी, पीसीबीएल संजीव गोयनका जी के ग्रुप की है। भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड में 7वीं सबसे बड़ी है। 45 देशों में इनके कस्टमर बेस बने हुए हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह की बढ़त देख रहे हैं हम, वो कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, जिसके कारण से यहाँ एक अच्छा फोकस बनता है। अब पीसीबीएल के साथ ये है कि इनके कैप्टिव पावर है सारे ही प्लांट्स में, और वो जो पावर एक्स्ट्रा बच जाता है वो ग्रिड में भी भेज देते हैं, तो वहां से एक पॉजिटिव है। दूसरे, इन्होंने कुछ दिन पहले केमिकल की फैक्ट्री एक्वायर करी, जो इन्होंने केमिकल्स पे, स्पेशलिटी केमिकल्स पे इसमें भी जाने की लिए सहूलियत दे रही है। और दूसरा, एक जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ, कैथोड बनाने के लिए, जो ईवी वगैरह में यूज होगा। तो ये कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं कंपनी में, जिसके बाद एक अच्छी बढ़त पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से भी बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। कम से कम 15% की बढ़त आगे आने वाले 6 से 9 महीने में हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, खरीदारी की सलाह। और हाल ही में दरअसल इनके मैनेजमेंट संजीव गोयनका साहब ने भी टीवी 18 से बातचीत जब की थी, तब भी उन्होंने काफ़ी आगे बुलिश आउटलुक दिया था। 7% ऊपर वो बाय द वे काउंटर ट्रेड कर रहा है। ये सभी ट्रेड्स आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। इस बीच यूपीएल आपके लिए लेकर आएंगे। यूपीएल में हमने देखा है जो घाटा है वो अच्छा खासा बढ़कर आया। अनुमान वैसे भी था कि ये घाटा आएगा, तो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देगा, करीब 1.1% तक का ही इजाफा देखने को मिल रहा है, वो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रॉफिट से ये कंपनी लॉस दिखा रही है। 306 करोड़ के आसपास का अनुमान था, उससे कहीं ऊपर ही वो लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो एक न्यूजर्क रिएक्शन आ रहा है। राजेश सातपुते, यूपीएल पर एक पहले क्विक टेक दीजिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? 550 पर आ चुका है स्टॉक। हर्षदा जी देखिए, 550, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 550 यही इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसका 200 डेमा है। और मुझे लगता है अगर आज ये 550 को तोड़ता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो रहेगा 532 का। सो 530 अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है सेल एक्टिवेट हो जाएगा। काउंटर मुझे लगता है ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि यहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, तो लेट्स से अगर ये 550 टूटता है तो सेल एक्टिवेट कर दे, तो ये सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। यूपीएल को लेकर थोड़ी सी कंसर्न्स उभर कर आई थी। राजेश जी, आपकी राय क्या रहेगी यूपीएल पर इस समय? देखिए, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट प्रोफाइल है कंपनी की,
उसके बावजूद चौथी तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो नतीजे खराब आए थे। अब पहली तिमाही के भी नतीजे इस साल के खराब आए हैं। थोड़ा दबाव में स्टॉक है। एक तो इसमें इंटरेस्ट के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, डेट हाई है। दूसरा, ब्राजील वगैरह में अगर आप देखें तो मौसम की दिक्कतों के कारण से वहां पे इनके कमाई पे पिछले बार इफेक्ट पड़ा था। आज वाले में तो रिजल्ट्स में देखना पड़ेगा कि अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। दबाव में बिल्कुल स्टॉक देखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड हो गया है। किसी को बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो तो थोड़ी रिस्क कैपिटाई अच्छी हो, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। बट मैं फिर कहूंगा थोड़ी रिस्क कैपिटाई अच्छी हो और थोड़ा लंबा अवधि का नजरिया रखें, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है और प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, न केवल भारत में बल्कि नॉर्थ अमेरिका में, ब्राजील में वगैरह कई जगह इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। दिक्कतें छोटी अवधि की है, जो मौसम वगैरह को लेकर के हैं या हाई डेट को लेकर के हैं। डेट रिड्यूस करने की मैनेजमेंट ने पिछली तिमाही के कॉन कॉल में कहा था कि कुछ स्टेप्स लेंगे, लेकिन कहां तक फ्रक्टिफाई हुआ है वो इस बार की कॉन कॉल में देखना पड़ेगा। ने जो रिलीज भेजी है उन्होंने मेंशन किया है हर्बिसाइड से ग्रोथ है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन फंगिसाइड भी ग्रो कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत की वजह इन्होंने बताई नहीं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स में कंप्रेशन है, करीब 600 बेसिस पॉइंट का दबाव कंट्रीब्यूशन मार्जिन में दरअसल Q1 में घटता हुआ दिखाई दिया है। प्राइस डिक्लाइन का असर इस कंपनी पर क्लियरली पड़ा है। इससे कुछ इन्होंने ऑफसेट किया था, करने की कोशिश की थी। फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज की हेडविंड्स रही हैं और उसका भी प्रेशर क्लियरली मार्जिन्स पर बना है और वो नंबर्स के बाद स्टॉक एकदम क्रैक करता हुआ। तो 530 क्रूशल रहेगा। कॉन कॉल का इंतजार करना चाहेंगे यहाँ पर राजेश जी नई ट्रेड लेने से पहले, लेकिन 530 अगर संभल जाए तो शायद सेफ जोन में है। वो टूटे तो आपके लिए सिग्नल साफ है या बिकवाली मैग्नीफाई होती हुई दिखाई दे सकती है। करीब 2.5% तक का नुकसान उधर देखने को मिल रहा है। ये बात हुई यूपीएल की। चलिए अब सुमित को जोड़ लेते हैं। हमने 2 ट्रेड्स पहले डिस्कस कर लिए, एसबीआई और डीवी, जिसके नंबर्स आएंगे कल। लेकिन देखिए यहाँ पर आप मैरिको के नंबर्स का भी इंतजार कर रहे होंगे, उस पर भी नजरें रहेंगी अगले हफ्ते। साथ ही साथ ओएनजीसी, और ओएनजीसी बाय फार एक आउट परफॉर्मर रहा है क्योंकि काफ़ी सालों के अंडर परफॉर्मेंस को तोड़कर ये इनफैक्ट हाईस पर पहुंचा काउंटर। तो सुमित, ओएनजीसी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए ओएनजीसी केस में क्योंकि क्रूड को इस बार थोड़ा सा स्टेबल देखा है, लास्ट में बढ़ना शुरू हुआ है लेकिन वो Q2 के अंदर शायद दिखाई पड़े। Q1 में $75 पर बैरल के आसपास का एक रियलाइजेशन मान के बाजार चल रहा है। नेट सेल्स 4-4.5% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 19.5% के आसपास टूटने का अनुमान है ये Q-on-Q बेसिस पर। इसके अलावा मार्जिन करीब 48%, 50% के सामने मार्जिन आएंगे और ईबीटा करीब 1% बढ़ने का अनुमान 17,556 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। ऑयल रियलाइजेशन मोरलेस फ्लैट रहेंगे इनके विंडफॉल टैक्स को हटाने के बाद, लेकिन यहाँ पर गैस का जो कामकाज है उसकी वजह से थोड़ा नंबर्स में एडजस्टमेंट है। जो ऑयल वॉल्यूम है वो फ्लैट रहेगा और जो गैस वॉल्यूम है वो करीब 11% टूटेगा YOY बेसिस पर। इसके अलावा जो ऑयल पीक प्रोडक्शन है केजी बेसिन से वो भी थोड़ा सा गिरेगा, उसका भी एक इम्पैक्ट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ 1 से 2% के आसपास गैस प्रोडक्शन गिरने का अनुमान है Q-on-Q बेसिस पर भी। वेयर एज अगर ऑयल इंडिया के नंबर्स की बात करें वहाँ पे 1 से 2% बढ़ने का अनुमान था, इनके केस में 1 से 2% टूटने का अनुमान है, जिसकी वजह से, और प्लस बेस इफेक्ट भी था लास्ट क्वार्टर के नंबर्स का, जिसकी वजह से Q-on-Q बेसिस पे आपको नंबर थोड़े से सबड्यूड आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओएनजीसी लार्जली आउट परफॉर्मर रहा है। अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स कैसे रहते हैं और नंबर के बाद किस तरह का अपस्विंग यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट नंबर भी है निफ्टी का, पहले उस पर बात कर लेते हैं, वो है भारती एयरटेल का, जिसके नंबर आने वाले हैं कंसो बेसिस पर। ये Q-on-Q बेसिस पे नंबर आएंगे। करीब 2.5% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 28% बढ़ने का अनुमान, मार्जिन फ्लैट रहेंगे लेकिन ईबीटा करीब 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। आरपू 211 रुपए के आसपास, जो कि पिछली बार 212 था, तो मोरलेस फ्लैट साइड पे आरपू आने का अनुमान है। 3% रेवेन्यू ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पर, खास तौर से वायरलेस और एयरटेल अफ्रीकन बिजनेस जो है वो इनको कुछ हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो YOY बेसिस पे नंबर्स थोड़े से स्टेबल रहेंगे। एक चीज़ क्रूशियल है कि जो टैरिफ हाइक किया गया है वो लास्ट क्वार्टर के नंबर में नहीं आएगा, सो उसकी कमेंट्री किस तरह की रहती है और उसके बाद किस तरह के आरपू की उम्मीद लगाई जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एनालिस्ट ज़रूर सुनना चाहेंगे। लेकिन एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयरटेल से, स्टेबल आरपू के बीच में एक बेहतर साइड पर ऑपरेटिंग नंबर्स आ सकते हैं। चलिए अभी मैरिको के नंबर्स अभी ड्यू हैं, सुमित से बात करेंगे, लेकिन ओएनजीसी मेरे ख्याल से अगर आप इस साल को देखें, कैलेंडर वर्ष 2024 को,
हमने शुरुआत की थी लगभग 216 की ट्रैजेक्टरी से। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू ONGC और अब ऑलमोस्ट 331, ये रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई फॉर ट्रैजेक्टरी ONGC। इस प्राइस पे इतने स्ट्रॉन्ग मतलब हाफ ईयरली परफॉर्मेंस के बाद आप कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे राजेश जी? चाहूंगा कंपनी का फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन की बात की जाए तो इतनी बढ़त के बाद भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा स्कोप है प्रोवाइडेड कि आप थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है करेक्शन हो क्योंकि ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के आसपास खड़ा है, लेकिन जिस तरह के बिजनेस है डाउन अपस्ट्रीम में और क्रूड वगैरह के जो फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, जो ग्लोबल वार्स की बातें हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है। विंडफॉल टैक्स की थोड़ी दिक्कतें हैं, वो हट जाता है तो और भी अच्छा है। इस वजह से मैं अभी इसमें कैश करना नहीं चाहूंगा। हमारा अनुमान है कि 380 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते। ओके और अब बात मैरिको की। सो मैं देखिए हमने कल डाबर से बात की, कुछ देर पहले इमामी के मैनेजमेंट से बात की। मैरिको में भी क्या रूरल पिकअप देखने को मिलेगा? नहीं, मैरिको के केस में एक यूनिक नंबर आएंगे कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। दो वजह है, तो इनका जो बेस है वो बहुत छोटा है क्यू ऑन क्यू में, दूसरा नंबर से पिकअप कर रहे हैं स्पेशली रूरल स्पेस में, और मैरिको का एक्सपोजर भी काफ़ी बड़ा है रूरल स्पेस के अंदर। ये YOY नंबर है, 8% के आसपास रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 9% बढ़ने का अनुमान, मार्जिन आधा % बढ़ेंगे और एबिटा फ्रंट पे भी 11% के आसपास की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है YOY बेसिस पर। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है खास तौर से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, जहाँ पे मार्जिन करीब 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4% बढ़ने का अनुमान है, साथ ही साथ जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो इस वजह से भी इनपुट कॉस्ट का एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, लो बेस का इफेक्ट भी इनको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रूरल मार्केट की डिमांड जो अब तक हमने बेहतर देखी है वो और शायद बेहतर करते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी इस क्वार्टर के नंबर में किसी भी FMCG कंपनी ने अपने वॉल्यूम के नंबर को मिस नहीं किया है, मेजरली सबके इन लाइन आए हैं या स्लाइटली इंप्रूव हुए हैं। सो इसीलिए अनुमान बदल आकर चल रहा है कि बेहतर साइड पे नंबर रहेंगे। लेट्स सी कैसे यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेट्स सी एक्चुअली कि क्या फाइनली कंपनी डिलीवर करती है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए काम करते हैं, इस मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन और आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में उतरेंगे ही। 163 पॉइंट निफ्टी बैंक गिर चुका है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिए, क्योंकि HDFC बैंक आपको अभी भी ऊपर दिखेगा, लेकिन 167 पॉइंट का जो नुकसान है वो किन स्टॉक्स की बदौलत आ रहा है? ICICI, SBI पर तो एक शॉर्ट ट्रेड हमने लिया भी, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इनफैक्ट वो वीक कड़ियाँ हैं जो बाजार को नीचे खींच रही हैं। लेंगे एक ब्रेक, आगे दीपन मेहता को भी जोड़ेंगे मार्केट बिग वॉइस में। और दीपन काफ़ी समय से जोमेटो ट्रैक करते आए तो उस पर तो डेफिनेटली बातचीत होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर कमाई का अड्डा में। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ऊपरी लेवल से एक बार फिर निफ्टी बैंक में प्रेशर कायम है। निफ्टी सुबह से ही उसी स्तर के आसपास 24,700-800 के बीच मंडरा रहा है। मुनाफा वसूली का दबाव आज देखने को मिला क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर वो सेल साइड की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दी थी। हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता जुड़ गए हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। मार्केट ऑफ कोर्स अपनी कल नई ऊंचाई पर आया, उसके बाद मुनाफा वसूली आई तो वो होगा, लेकिन आज जो स्टार परफॉर्मर है जोमेटो, ठीक उसी से चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगी क्योंकि इस स्टॉक को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। एंड आई थिंक यू वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू से कि यहाँ पर वो ब्लिंकिट का बिजनेस पिकअप करेगा, वो अर्निंग्स को ड्राइव कर सकता है। इस क्वार्टर में ठीक वही देखने को मिला है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किस कैंप में हैं? 270 तक जाएगा उस कैंप में, या फिर जो CLSA कह रहा है कि 350 तक भी पहुँच सकता है? या गुड आफ्टरनून हर्षदा, आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जोमेटो का जो व्यू है, एक्चुअली वी हैव इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो आल्सो, तो हमारा अनुमान है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और हम इस स्टॉक को 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, वेयर वी कैन एक्सपेक्ट 15-20 टाइम्स द रिटर्न फ्रॉम द टाइम इट वाज लिस्टेड। हमारी कॉस्ट अराउंड 74-75 है। तो अगर ये बिजनेस अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है एंड मैनेजमेंट इज फॉलोइंग थ्रू ऑन देयर एम्बिशन, तो ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यू क्रिएटर बन सकता है। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, नए नए बिजनेसेस शायद ऐड भी करेगी, जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज़ फॉर गोइंग आउट बिजनेस जो बोलते हैं। सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड इट विल कीप ऑन एडिंग न्यू बिजनेसेस, बट मेरे ख्याल से ये एक लंबी रेस का घोड़ा है और आपको इसको हर क्वार्टर, हर 1-2 साल पर
रिव्यू नहीं करना चाहिए और कोई भी टारगेट भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आंकड़े अच्छे आ रहे हैं और जब तक कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, आई थिंक इट विल कीप ऑन एडिंग वैल्यू। नहीं तो इस समय आई एम श्योर आप नंबर्स को देखते तो होंगे। इस क्वार्टर में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस, और मैनेजमेंट ने मेंशन किया भी था कि वो ज्यादा बेहतर करेगा कंपेयर टू द कोर बिजनेस व्हिच वाज फूड डिलीवरी। एंड द अदर फैक्ट कि ये डिस्ट्रिक्ट क्या निकाल कर लाएगा, नोबडी रियली नोज। पेटीएम के इनसाइडर को एक्वायर करने की बातचीत चल रही है, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। सो दैट कुड बी समथिंग बिगर देन दैट दे ऑलरेडी बिल्ट। आपको इस समय क्या अच्छा लग रहा है? जो डार्क स्टोर्स डबल हो रहे हैं वो, या फिर जो कंपनी कह रही है अगले 5 सालों में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 20-25% आसानी से ग्रो होती हुई दिखाई देगी? आई थिंक सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रेट से सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक ये 60-70% ग्रोथ रेट्स ईयर ऑन ईयर मेंटेन करता है, तब तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ रेट थोड़ी कम भी हुई बिकॉज ऑफ हायर बेस रेट, दैट आल्सो इज फाइन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे इंटरेस्टिंग बात इज ऑफ कोर्स द टॉप लाइन ग्रोथ, क्योंकि जैसे जैसे टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ेगी, the profits will start to flow to the bottom line. उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है that can expand multi-fold, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है which is negative just now can start going into positive territory. So ये जो ग्रोथ रेट्स है उस पर आपको नजर रखनी चाहिए. They need to grow at minimum 50% plus for several years, if I would say. If our expectation और हमारा अनुमान और हमारा जो expectation about the potential of the growth is correct, this company should be able to grow in the 50% range for many years, at least 2-3 years, maybe 5 years also. ओके खैर ये जोमेटो पे बात हो गई। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें तो क्रैक होके अब 24,710, दैट मीन सेप्टेम्बर माह की ट्रैजेक्टरी को 747 को क्लियरली सरेंडर कर दिया है। निफ्टी बैंक मोरलेस वहीं पर ही है, मतलब 50-60 पॉइंट के अंतर आया हुआ, लेकिन निफ्टी ने क्लियरली 10 डे माह की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर कर दिया है। तकरीबन आज, नमस्कार वीरेंद्र बोल रहा हूँ, आज से एक दिन पहले ही हमने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बट सडनली आई थिंक जिन फोर्सेस को हम आज आई थिंक फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जिनका इम्पैक्ट है उसमें यूएस मार्केट का क्रैक, एंड स्पेशली जो जापान में रेट हाइक हुआ है 1.5 दशक के बाद, एग्जैक्टली इसका लिक्विडिटी फ्लो पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या ये इशू अभी कुछ समय परेशान करेगा हमको क्या? देखिए ये बड़े मैक्रो क्वेश्चन है जिसका कोई सही आंसर है नहीं। ऑल आई कैन से कि मार्केट कितना बढ़ गया है उसकी वजन के हिसाब से ही करेक्शन आ सकती है, कितने महीनों से करेक्शन ही नहीं आई है। इवन ऑन एडवर्स न्यूज द मार्केट इज अब्सॉर्बिंग द एडवर्स न्यूज ऑन गोइंग अहेड, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट डे और फिर बजट डे ऑल्सो। तो you know it's a technical of the market are important, so any point of time a correction can come. मेरे ख्याल से आई थिंक इस अर्निंग सीजन में ऐसी कोई खास ट्रिगर नहीं है, और जो ऑटोमोबाइल के नंबर्स आंकड़े आए वो भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, और वी आर सीइंग अ फ्लड ऑफ आईपीओज एंड क्यूआईपीज। आई थिंक वो धीरे धीरे जो जिस हिसाब से प्राइमरी मार्केट में पैसा जा रहा है, डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट पर इसका नेगेटिव असर आ सकता है, और हर तेजी के मार्केट में ऐसा ही होता है। जैसे हमने देखा था पिछली तेजी में विच वाज फ्रॉम 2004-2007, वो रिलायंस पावर का जो आईपीओ आया था वहां पर टॉप बन गया था। आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव क्रिएटेड अ टॉप इन दिस मार्केट, बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है मोर एंड मोर कंपनीज आर कमिंग विद आईपीओज, एंड अगर आप हफ्ते में 2-3 हज़ार करोड़ आईपीओ आ रहे थे, अब आईपीओ और क्यूआईपी मिला के 20,000 करोड़ भी आ सकते हैं, और इतनी ज़्यादा फ्लोज नहीं है व्हेन यू ऐड एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड इनफ्लोज। और अगर एफआई की सेलिंग आ जाती जैसे आज हमने देखा, तो इमीडिएटली जो लिक्विडिटी की जो बेनिफिट है, लिक्विडिटी का जो एडवांटेज है, उसका जो फोर्स है वो कम हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मार्केट बढ़ता है, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर लिक्विडिटी एट हायर एंड हायर लेवल, बिकॉज वैल्यूएशंस एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑल्सो हैव गॉन अप। So I think it is जो correction हम देख रहे हैं, whether it goes deeper or not, only time will tell. But I'm always keeping a cautious view on the market. तो liquidity अगर turn हो जाती है, उसका sentiment पर असर आ सकता है, और साथ में FI की selling आ जाती है, कोई positive trigger भी नहीं रहता है, then you could have a serious correction. By serious correction, I mean 10-15% correction from the top of 25,000 Nifty.
बट दीपन ये एक बार जरा डॉक्टर साहब HDFC बैंक का चार्ट लेके आइए, डे हाई 1666 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ा स्टेबल है, आज डे हाई पर है। ये HDFC बैंक जो कि निफ्टी बैंक की अगर मैं पैरेलली अलाइन करूँ दीपन जी, तो शायद से सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में। बट एट 1660 क्या ये सेटल डाउन हो रहा है? क्या इस बात की गुंजाइश लग रही है आपको फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, ये प्राइस 1660? देखिए प्रॉब्लम ये है कि सबके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक है। So it is, we are all remaining invested in HDFC Bank. It has been a great value creator, लेकिन स्टॉक has gone nowhere. और मेरे ख्याल से कब टर्न होगा, कैसे टर्न होगा, डिफिकल्ट टू से। बट पिछले 2 क्वार्टर्स में बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी नेगेटिव, आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट्स आई है, नॉट नेगेटिव बट डिसअपॉइंटमेंट्स आई है। जो उनके प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है, द इंडस्ट्री एज अ होल इज नॉट एबल टू ग्रो द प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स। और PSU बैंक को अभी भी फायदा मिल रहा है ऑन लोअर प्रोविजनिंग ऑफ NPAs, लेकिन ये जो बेनिफिट था, ये जो बेस इफेक्ट था, इट हैज टर्न एडवर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग HDFC बैंक। तो मेरे ख्याल से आपको बैंकिंग में न्यूट्रल हो जाना चाहिए इंक्लूडिंग HDFC बैंक। और 1-2 क्वार्टर देखिए, आई थिंक दैट बैंक्स में ट्रिगर जब भी आएगा जब भी RBI ऑल्सो स्टार्ट्स टू लुक एट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स और ड्रास्टिकली इम्प्रूविंग द लिक्विडिटी। और ये जो प्रेशर है ऑन डिपॉजिट एंड डिपॉजिट रेट्स, जब तक ये प्रेशर कम नहीं होता है फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, टिल देन आई थिंक बैंक नंबर्स विल नॉट बी दैट इम्प्रेसिव। ओके, तो ये इनफैक्ट निफ्टी बैंक पर एक व्यू। दीपन, मैं आपकी राय ऑटो पर लेना चाहूँगी और स्पेशली टाटा मोटर्स के नंबर्स में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q1 बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन द वेरी फैक्ट की कंपनी कहती है कि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, फेस्टिव सीजन के बाद ही डिमांड बढ़ेगी, EV सेल सेकेंड हाफ में ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या इसको लेकर आप चिंतित हैं? क्या ये स्टॉक जो 1000 के ऊपर अब कंफर्टेबल हो गया था, एक डीपर करेक्शन की तरफ जा सकता है इस कमेंट्री पे? Yeah, Harshita, I think entire auto industry can go in for a correction. It may underperform for a few months, maybe 2-3 quarters also. But ये long-term growth story है. और I'm not, if you're a long-term investor, then I would prefer to remain invested. लेकिन टाटा मोटर्स से बढ़िया लग रहा है आई थिंक M&M एंड मारुति, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सबसे बड़ी इंजन है दैट इज JLR। और JLR इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंपनी है, एंड देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स कि यहाँ पर कभी भी डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। और वैल्यूएशंस हैव बिकम वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू टाटा मोटर्स, यानी हमने पिछले ही सुना था कि दैट्स वैल्यूज गॉन अप बियॉन्ड जनरल मोटर्स आल्सो। एंड उसका मेन एडवांटेज ये है कि JLR जो ओवरसीज बिजनेस है, if it was listed outside of India, its P multiple would be 6-7 times or so. But because it is listed in India, it is having a P multiple which is 3 or 4 times the global averages. So I don't think that यहाँ पर इतनी ज़्यादा scope है या play है. लेकिन I have been proven wrong in Tata Motors. I was negative on the stock even a few months earlier, and the stock has rallied impressively. But as I said, I think पूरी auto industry पर थोड़ा आपको cautious हो जाना चाहिए. Volumes are certainly coming under pressure, और स्टॉक बढ़ रहा है डीलर्स के पास में, डिस्काउंटिंग बढ़ रही है। सो इफ यू ब्रेस योरसेल्फ फॉर 2-3 वीक क्वार्टर्स, देन परहैप्स यू मे रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो इस लेवल पर करना नहीं चाहिए। जी, और आपको बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्लाइड्स मिल जाएंगी कि ऑटो कंपनियां स्पेशली SUV सेगमेंट में कितने कितने डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं, सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स हैं। और दीपन जी की ये बात, आई थिंक इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बयान करते हैं। बट नाउ कमिंग बैक टू, आई थिंक दैट अगेन स्पेस, वही दीपन जी स्पेस जिस पे हम कुछ देर पहले बात करते हैं, जोमेटो पे। हालांकि उस दिन मतलब आपके कन्विक्शन को सलामी देनी पड़ेगी जोमेटो पे, आपका कन्विक्शन अभी भी परसिस्ट करता है। बट कुछ और स्टॉक्स अगर आप देखें अच्छा कर रहे हैं, लुक एट जुबिलेंट। अब वेस्ट लाइफ ने इस सेगमेंट पे अपना लोहा मनवाया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा वहाँ भी इश्यूज हैं। बट इस बार जुबिलेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी है। जुबिलेंट पे आपका टेक क्या है इस वक्त दीपन जी? देखिए, ऑन द होल आई थिंक जो QSR में देखा है हमने, दैट इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेस इज देयर इन द एंटायर इंडस्ट्री। बट ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस पूरे सेक्टर के। जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, देवयानी, सफायर, आई थिंक उनका जो रनवे फॉर ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। और they are going to penetrate slowly into the tier 2, tier 3 towns.
going to go more and more deeper into all the new highways which are getting created. वहाँ पर उनकी outlets होगी in between, at petrol pumps and in between two destinations. So उनकी growth runway बहुत ही बढ़िया है और gradually Indian tastes भी change हो रहे हैं. They prefer Western food. They are preferring quick, fast food in a clean environment. So there are certainly certain long-term macro positive trends. लेकिन valuations also are pretty rich for this industry. तो मेरे ख्याल से at corrections, all of these companies look quite interesting, be it Jubilant Foodworks. लेकिन हमारी सबसे favorite company, again disclosure we and our clients are invested, is Devyani Foods. If you look at Devyani compared to all the other QSR, पिछले 3-4 साल में उन्होंने बहुत ही अच्छा progress किया है and they delivered best in class earnings. उनकी जो growth rates है, उनकी जो strategy है, that also I think is quite impressive. And उनका पूरा का पूरा focus is not only on a single brand, but they have 2-3 brands which they are working with, and there's scope to increase the number of brands also in their plate. अच्छा दीपन जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न है. प्राइस वाइज केमिकल में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब इनफैक्ट इस मंच पे भी बात काफ़ी फंड मैनेजर से हमारी हुई. आपने कोई केमिकल स्टॉक लिया था या लिया है अभी? नहीं, देखिए मैंने पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कुछ भी नहीं नया लिया है. एज आई सेड, हमारा व्यू कॉशियस था, तो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर कैश लेवल्स. लेकिन एग्रोकेमिकल्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस. और हाल ही में आपने डिस्कस किया था इंसेक्ट धानुका एग्रीटेक, आपके शो पे में मैंने सुन रहा था. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. अगेन अ कंपनी विच वी आर ट्रैकिंग वेरी क्लोजली एंड वी मे मेक एन इन्वेस्टमेंट एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर. तो ये एक बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मर एग्रोकेमिकल स्टॉक है. Even when the season is bad, this company has been able to just about manage its growth rates or keep the momentum going. और aggressive management है, बहुत ही मैंने अच्छे products है which keep on increasing as they tie up with more and more global MNCs. और देखिए इस बार तो मानसून बहुत ही अच्छा है और उसकी वजह से कंपनी की डिमांड, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी रहेगी. वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है. इट्स बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएट, इट्स बीन अ मल्टी बैगर. पर मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज स्टिल सम स्कोप फॉर आउट परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू धानुका एग्रीटेक. तो ये पूरा एग्रोकेमिकल सेक्टर, आई थिंक वी लाइक ऑल द कंपनीज. धानुका है, पीआई इंडस्ट्रीज है, फिर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है जो फर्टिलाइजर कंपनी है, फिर पैरादीप फॉस्फेट्स है. आई थिंक ऑल ऑफ दीज कंपनीज, यू लुक एट द रिजल्ट्स व्हिच हैव कम थ्रू and you will be very impressed with the results which come for the September quarter as well. तो इस जो पूरा एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर है वहां पर आपको शायद ओवरवेट हो जाना चाहिए. देखिए दीपक फर्टिलाइजर के भी बहुत बड़े नंबर्स आ गए हैं. सो दैट्स द सेक्टर आई थिंक वी वांट टू बी ओवरवेट ऑन एंड वांट टू फोकस ऑन एंड मे बी बाय इन अ करेक्शन. ओके, धानुका वाकई क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस है और मेरे ख्याल से ये लास्ट एक साल में 610 रुपये से 1820, आई मीन लगभग 3 गुना. दीपन बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपना मार्केट्स पर व्यू शेयर किया. एंड बहुत अच्छी, अगर आप देखें ये धानुका पे आपके कमेंट्स थे. एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. इट्स 24726 और बैंक निफ्टी का डैमेज फिर भी कंट्रोल था, बट निफ्टी आउट ऑफ कंट्रोल है. और इसका पूरा का पूरा अगर आप देखें कारण जो है दैट्स निफ्टी आईटी. अब निफ्टी आईटी 1000 अंकों का नुकसान, और जैसे कि मैं 2 बजे कह रहा था कि निफ्टी पे प्रेशर डाल रहा है, निफ्टी आईटी जा रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ. यतिन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीलिंग रूम से. यतिन, शॉर्ट कॉल्स आ रही हैं क्या? शॉर्ट कॉल्स हैं, दोनों ही शॉर्ट कॉल्स हैं वीरू. और अगर हम बात करें, सबसे पहले यूपीएल रिजल्ट्स आए. रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन था कि लॉस आएगा इस क्वार्टर, पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इनकी जो नेट डेट है वो लगभग $650 मिलियन से ज़्यादा बढ़ी है, यानी लगभग 5,500 करोड़ से इनकी डेट बढ़ी है, जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि फर्दर प्रेशर स्टॉक पे बन सकता है. इनफैक्ट वो 525 के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पे रख रहे हैं और एसटीबीटी की सलाह यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं. इसके अलावा इंडिगो, यहाँ भी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है. ओपन इंटरेस्ट लगभग 6% नीचे है और डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं. उनको लगता है 4,300 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं. तो दोनों यूपीएल और इंडिगो में डीलर्स जो है बिकवाली की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं. यूपीएल और इंडिगो पर बिकवाली की राय. और आपने ध्यान दिया होगा कि इस शो में कई सारे शॉर्ट कॉल्स आए हैं और डीलर्स भी थोड़ी सी मंदी की तरफ ही उतर रहे हैं इनटू द वीकेंड. शुक्रिया यातिन. चलिए अब बीटीएसटी या एसटीबीटी, मानस बताइए
तो देखिए हर्षदा जी, आईएक्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। आईएक्स ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 197 के आसपास के फ्यूचर चल रहे हैं, इसमें आपको 193 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 205 रुपए के टारगेट सेट करने हैं आईएक्स के फ्यूचर में। ओके, आईएक्स के फ्यूचर्स पे प्रकाश सर, आपका ट्रेड? तो आज मैं अवॉइड करूंगा कंप्लीटली। मुझे नहीं लगता कंफर्ट जोन 882 पॉइंट्स डाउन सेंसेक्स बिल्कुल ले जाना चाहिए, तो आई अवॉइड इट। शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। ओके, शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। वाकई देखिए, ये हम सेगमेंट में कॉल्स पूछते हैं और मेहमान कॉल्स देते भी हैं, लेकिन कभी कभी कोई जोन जो होता है वो इतना आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल होता है कि पूछिए मत। ना ले जाना ट्रेड, ये भी मंडे मॉर्निंग के लिए अपने आप में ट्रेड है। लिक्विडिटी आपकी अगर आप देखें आपके पास रहेगी। राजेश जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, जो मंदी हो रही है वो सब आईटी में, हम तो बात उस पर आप भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एग्रेसिव ट्रेडर है जिसे शॉर्ट लेके जाना अच्छा लगता है, उनके लिए एलटीआई माइंट्री इज अ सेल। इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन द चार्ट। 5610 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट दिख रहा है वो है 5350। सो एलटीआई माइंट्री इज अ सेल। एलटीआई माइंट्री पर भी एक सेल कॉल। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, सो कैश सेगमेंट से लेकर जाएंगे जहां एक अच्छा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड होगा। डिलीवरी में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। अपने 200 डेज ईएमए को ये क्रॉस करते हुए है और डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। सो डिक्लाइन अप टू 395 यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। वही स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 395 का। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 450 460 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो डिलीवरी एक शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेड। डिलीवरी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड। इनफैक्ट डिलीवरी की बातचीत आई थिंक आज खिलाड़ी नंबर 1 में भी हुई थी, तो ये बाई साइड का ट्रेड है। रचना जी, आप क्या तेजी या मंदी? नहीं, मंदी करेंगे। नवीन फ्लोरो को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे और 3650 का अगर ऐसे लगा के शॉर्ट करके लेके जाते इसको, तो डाउन साइड पे पहला टारगेट रहेगा 3560 और उसके बाद 3530। कि नवीन फ्लोरिन आप शॉर्ट करेंगे। राजेश अग्रवाल जी, आपके कैरी करेंगे मतलब नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को लेके जाना चाहिए। डक्टाइल आयरन पाइप की एक बड़ी कंपनी है, 7,25,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी है, 5 प्लांट है। और जिस तरीके के सरकार ने या बजट में इस बार कहा गया कि सीवेज और वाटर सप्लाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, मुझे लगता है इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी सप्लाई है, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए वगैरह में। और जो श्रीकालाहस्ती का इनके साथ मर्जर हुआ, उसके लिए जो साउथ में इनकी लॉजिस्टिक की दिक्कतें थी, तो साउथ का मार्केट के भी इनके अंडर में आ गया। पहली तिमाही के नतीजे देखेंगे, बहुत शानदार आए। टॉप लाइन में 22.5% की बढ़त, लेकिन बॉटम लाइन में 160% की बढ़त आई है। पहले भी हमने इसे 4 के चौका वगैरह में दिया हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त स्टॉक में हो सकती है। शॉर्ट टर्म में 220-222 का टारगेट रखा जा सकता है, लेकिन हम इसमें डिलीवरी की कॉल कम से कम साल भर के नजरिए से देना चाहेंगे, जहां हमें लगता है कि मौजूदा से एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। ओके, इलेक्ट्रोप्लास्ट। मीनवाइल सारे ट्रेड्स पूरे हो गए। अब निफ्टी बैंक के लिए एक आई थिंक तर्कसंगत लॉजिक क्या होगा वीकेंड के लिए? देखिए, निफ्टी ने आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को तोड़ा है पोस्ट 25 ऑफ जुलाई। दैट मीन्स वो बजट शॉक के बाद पहली बार तोड़ा है। टेक्निकली अब जो रेंज हमारे लिए खुल जाती है वो है करीब 24,540 की। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई ट्रेड मत कैरी करिए और शॉर्ट भी मत कैरी करिए। अब आज वॉल स्ट्रीट पे क्या होगा नहीं मालूम, डाउ फ्यूचर्स सिंक कर रहे हैं, बट आप पुट लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो इंडेक्स पे कोई ट्रेड कैरी नहीं करता। इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप देखिए कि 10:15 का लो भी यही था और एग्जैक्टली 731। डॉक्टर साहब चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़, वो भी यही है। तो हमने डिसाइसिवली 10 डे को सरेंडर किया है और इसका पूरा का पूरा अगर आप देखें जो जिसके सौजन्य से आया है वो है निफ्टी आईटी, जो कि मोर और लेस अपने अब 20 डे को की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे कि प्रकाश सर ने कहा कि ये डिलेमा है। ये शुक्रवार को आज जिस पोजीशन में क्लोज हो रहा है
मंडे को ये पुल बैक जनरेट करेगा या फिर फर्दर कोलैप्स होगा टुवर्ड्स 20 डेमा, इट्स स्टिल नॉट श्योर। एक बार वो ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आएंगे जरा प्लीज़, वो 3 स्ट्राइक्स 3 कॉल। बैंक निफ्टी में आपने पुल बैक ट्रेड खेला, कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। वो अभी भी अगर आप देखें सिक्योर ट्रेजेक्टरी में है, वेल अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन अगर आप निफ्टी के इन 3 कॉल्स और पुट्स को देखें जो ये न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप देखेंगे कि 24,800, 900 और 25,000 इन 3 स्ट्राइक्स पे, ये स्क्रीन पे आएंगी आपकी, करीब करीब 50, 24, 74 और लगभग 30, 1 करोड़ कॉल्स जुड़ी हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बाजार पुल बैक में इस ट्रेजेक्टरी को शायद ना पार कर पाए। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, सो लॉजिकली इट्स अ शॉर्ट टू कैरी, बट जस्ट वेट। आई थिंक अभी हार्डली हमने 10 डेमा वेट क्रॉस किया है। मंडे को आएंगे फिर तरीके से अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। अब लेके आइए ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या है, और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, उसका क्वांटम क्या है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक लॉन्ग और शॉर्ट के डिजिट्स को देखते हैं। करीब करीब 16 लॉन्ग, हार्डली आई थिंक जो लॉन्ग्स थे विजिबल थे, और 20 में शॉर्ट कवरिंग थी, 72 में शॉर्ट था, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी 74 में। तो लॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं थे, शॉर्ट डेवलप काफ़ी हुआ है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी नजर आई है। सेकेंड स्लाइड में इन्फो एज, थैंक्स टू जोमेटो, आज मेरे ख्याल से अपने करियर के हाई पे बंद हो रहा है। सेम इज द केस विद IEX, स्ट्रॉन्ग मूव, दिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, वोडाफोन आइडिया में आज 3/4% का पुल बैक था, आज लॉन्ग बिल्डअप आया। सेकंड स्लाइड में आएगी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ग्रैन्युल्स में, इंडिया सीमेंट्स, पिरामिड एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, महानगर गैस, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट कवरिंग ने थर्स जनरेट किया। थर्ड स्लाइड है, ये है शॉर्ट बिल्डअप की कमेंट्स, जो यहाँ पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस को लेकर पेरेंट कंपनी ने टिप्पणी करी इंडिया बिजनेस को लेकर, उसके बाद क्रैक हुआ। आई थिंक फर्स्ट टिक से जो क्रैक हुआ वो पूरे दिन मेंटेन रहा। एस्कोट्स, कुबोटा, UPL नंबर्स के बाद क्रैक हुआ। एशिया मोटर्स, ओरेकल फाइनेंशियल्स, यहाँ पे पूरे दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग चली। और लास्ट स्लाइड में आएगा दैट्स बिरला सॉफ्ट, मिड कैप IT में क्रैक हुआ बुरी तरीके से। इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट वो स्टॉक था जो कि आज से पहले ही क्रैक हो चुका था। ट्रेंट, SRF, मारुति सुजुकी, क्रॉम्पटन, ये कुछ और काउंटर्स थे जो कि बैकफुट पे थे। एक बार मानस बिरला सॉफ्ट पे अपना टेक दीजिएगा, क्योंकि बिरला सॉफ्ट जो था वो क्रैक हुआ था निफ्टी IT के इस क्रैक से पहले। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी लगभग 30 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू इस वक्त? तो देखिए डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो पिछला लो जो कि 565 रुपए के आसपास है, उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये रिकवरी में 640 का आंकड़ा क्रॉस करे तभी खरीदारी करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बिरला सॉफ्ट, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आज 604 के आसपास क्लोज दिखा रहा है। चलिए, हफ्ता खत्म हुआ और इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का मुकाबला भी, और इस हफ्ते मुकाबला स्पेशल था क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला रहा और बहुत ही बढ़िया प्ले देखने को मिला। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला पंकज, रूपक और अरुण के बीच। इनफैक्ट पहले 2 दिन तो नेक टू नेक थे और उसके बाद हमने देखा कई सारे चेंजेस और काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स। इनफैक्ट कई विनिंग ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं। बाजी मारी है पंकज ने नेली 13% के रिटर्न्स के साथ, रूपक का 9% का परफॉर्मेंस, अरुण ने 3% की कमाई की। तो कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को, एंड कांग्रेचुलेशंस आपको पंकज, एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी तरफ से और एक और विनिंग पारी आपने खेली। बताइए 25,000 के स्तर के पार हम गए इसी हफ्ते, और इसी हफ्ते उसके नीचे क्लोज भी देखने को मिल रहा है। अगले हफ्ते क्या रणनीति रहेगी? पहले तो जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगेन। देखिए, कंसिस्टेंटली बात हो रही थी कि निफ्टी अगर 25,100 के ऊपर सस्टेन होगा तो कुछ और भी आगे 25,300 तक की लेवल्स देखने मिल सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से एक डीप कट देखने मिला है और निफ्टी तो वन वे तोड़ा है दोपहर के बाद में, तो ये पेन कंटिन्यू रह सकता है। मुझे लगता है कि 550 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चाहिए। अगर कोई पुल बैक मिलता है तो वहां से लेना चाहिए निफ्टी ने पुल बैक। तब तक के लिए मैं शॉर्ट्स में बैठना पसंद करूंगा मैम।
साथ ही आपके कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। इनमें से कोई ट्रेड जो हमारे दर्शक शायद फॉलो भी कर रहे हों, जो आपको लगता है कॉन्फिडेंटली अगले हफ्ते के लिए कैरी किया जा सकता है? हर्षदा जी, पेटीएम के बारे में सुबह में जो बात हुई थी वो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से ही मैंने वो ट्रेड दिया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि 610 तक का पोटेंशियल पेटीएम के अंदर बनता है, तो पेटीएम एक स्ट्रॉन्ग बाय करके चलना चाहिए। पेटीएम इज द बेस्ट कॉल। ओके, मुझे लगा ही था कि आप इसी पर फोकस करेंगे। 6% के गेन्स वहां पर देखने को मिले हैं। गुड लक टू यू पंकज, और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए इस हफ्ते। इनफैक्ट वो न्यू एज की थीम अच्छी खासी जोर दिखा रही है। डिलीवरी कुछ देर पहले हमने मेंशन किया था, कविता जैन ने। पेटीएम आपने देखा, एक बार पीबी फिनटेक भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, एक्सिको जैसे स्टॉक्स भी आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आखिरी 3 मिनट में जोमेटो ने अपना काम किया, पीबी फिनटेक में अच्छी खासी रफ्तार बनती दिखाई दी है। एक्सिको के नंबर्स अच्छे थे, उस पर तो स्टॉक ने रिएक्ट करना चाहिए। पीबी फिनटेक से मुझे याद आया, राजेश अग्रवाल जी, ये जो लगातार एक मंत्री दूसरा मंत्री सब लोग एफएम को कह रहे हैं कि जीएसटी के दरें घटाइए आप लाइफ इंश्योरेंस पर, खास तौर से बेसिक प्रीमाइस यही है कि पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए, लोगों के लिए आसान होना चाहिए। ये हो जाता है तो पीबी फिनटेक पर भी क्या पॉजिटिव व्यू रहेगा? इंश्योरेंस कंपनियां तो बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। देखिए, मेरे हिसाब से ये अगर होता है तो सबके लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी, कंपनियों के लिए भी। लेकिन रेदर देन गोइंग विद पीबी फिनटेक, मैं कहूंगा कि व्हाई नॉट आप नेशनल इंश्योरेंस या जीआईसी-आरई पे ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। या सबसे बेहतर पिक पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में और वैल्यूएशन के लिहाज से कह लीजिए तो मेरे हिसाब से जो हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है वो LIC का 60-65% के मार्केट शेयर के साथ AUM अगर देखो तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी बड़ा AUM, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड है। 1400 1450 के टारगेट आने वाले दिनों में बिल्कुल हो सकते हैं। जैम LIC जीवन बीमा निगम, और जब आप दिक्कत में होते हैं तो इसकी ज़रूर याद आती है। और इस बीच आप जरा एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स कंप्लीटली सिंक हो रहे हैं, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस वक्त लगभग मेरे ख्याल से 300 अंक नीचे हैं। तो ये जो निफ्टी में और निफ्टी IT में जो आप सब्सटेंशियल लॉसेस देख रहे हैं, अब आप बिलीव कीजिए निफ्टी IT करीब 1024 अंक नीचे है। तो कंप्लीटली सरेंडर किया हर्षदा निफ्टी ने और निफ्टी IT ने। बैंक निफ्टी फिर भी सदाहरा। ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। क्लियरली एक विनिंग हफ्ता, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आई, विच इज़ ओके। 24,700 के आसपास हमने निफ्टी को आज टिकते देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में हमने देखा था बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, और उसके बाद तगड़ा सेल ऑफ भी आया। तो क्लोज जो आ रहा है वो करीब 200 पॉइंट के नुकसान पर आ रहा है निफ्टी बैंक में। और आज निफ्टी IT था जो मार्केट को नीचे खींच रहा था, फाइनली करीब 2-2.5% तक का नुकसान इधर बनता दिखाई दिया। मिड कैप में एक सेल साइड का ट्रेड, स्मॉल कैप में भी एक सेल साइड का ट्रेड। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले सेक्टोरली सिचुएशन क्या बनी है वो फटाफट से देख लेते हैं। फार्मा को छोड़ बाकी सभी इंडाइसेस दरअसल नेगेटिव साइड पर जाकर टिके हैं। फार्मा में करीब 94 अंकों का इजाफा, लेकिन कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ा हिट आया जब वो कमिंस ग्लोबल या फिर कमिंस PLC का आउटलुक थोड़ा सा बिगड़ा है। फिर ऑफ कोर्स हमने देखा IT में नुकसान, ऑटो में कमजोरी, FMCG में प्रॉफिट बुकिंग, ये इनफैक्ट वीकर विकेट्स रहे हैं आज के। लेकिन देख लेते हैं हीट मैप पर, वहाँ पर आपको स्टॉक डिफरेंस दिखाई देगा। एक HDFC बैंक जो 1.25% ऊपर जाकर टिक रहा है, और दूसरा ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए ठीक नंबर से पहले। डीवीज नंबर से पहले एक्टिव, सन फार्मा नंबर्स के बाद एक्टिव, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, कोटक, एशियन पेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आई। ऑटो के लिए खराब सत्र, आयशा, मारुति, टाटा मोटर्स सब में बिकवाली। मेटल्स में हमने क्रैक देखे हैं सेकेंड हाफ में, JSW, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स पिटते हुए। और ऑफ कोर्स LNT भी आज करीब 3% कमज़ोर रहा है। तो 24,699 पर, तो 24,700 के नीचे हल्का सा वो क्लोज आ रहा है। 700 के ऊपर ही वो एडजस्टेड क्लोज आना चाहिए। सेक्टोरल मूवर्स हमने देखे, लेकिन वीकली स्थिति क्या रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं।
एनटीपीसी ओवर द वीक बहुत तगड़ा गेन रहा, 6% का इजाफा, 5.5% के गेन्स बीपीसीएल में। एशियन पेंट कई दफा मेंशन किया हमने, 5% के गेन्स ओवर द वीक स्टॉक ने अपने नाम किए हैं। डीवीज लैब, पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा करीब 3 से 4% से ज्यादा की तेजी बनी। अदानी पोर्ट, एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी बैंक भी कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं इस पूरे हफ्ते के। दबाव में क्या था? आयशा, एलटीआई, माइंडट्री 5% नीचे, ग्रासिम में सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। एमएनएम, विप्रो, हीरो मोटो कॉर्प। तो आप कह सकते हैं कि ऑटो एज अ होल इस हफ्ते कुछ कमजोर रहा और मिड कैप में फार्मा में अच्छी खासी तेजी। इनफैक्ट जुबलेंट फार्मोवा 17% ऊपर, अजंता फार्मा 17% ऊपर, टोरेंट पावर में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस रहा। चलिए, तो एक अच्छे हफ्ते की थोड़ी अगर आप देखें पेनफुल अंत कह सकते हैं आप इसको। और निफ्टी क्लोज आया है एज पर द प्रोविजनल क्लोज, इट्स 24699। मैं आऊँगा इस आई थिंक क्लोजिंग पे, लेकिन उससे पहले ज़रा टीम्स को देखते हैं। टीम्स में आज क्या रहा, किन किन स्टॉक फ्यूचर्स ने आज यहाँ पे अच्छा मूव दिया। नीरज जी की टीम आपकी स्क्रीन पे आएगी। सबसे पहले यहाँ पे एसजीएस इंटरप्राइजेस में मूव दिया करीब 15% का, टाटा मोटर्स ने डाउन स्विंग प्रोवाइड किया करीब 4.5% का, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स में करीब 2.25% का, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 1.5% का स्विंग मिला। सेकंड स्लाइड में आशीष की टीम आएगी आज, और आशीष की टीम में रेपको होम फाइनेंस शॉर्ट कारगर रहा, मारुति सुजुकी कारगर रहा, और आई थिंक जुलाई सेल्स फिगर। मोरपेन लैब ने करीब 4.5% का मूव दिया, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लगभग 4.25% का मूव दिया। ये 2 तारीख है आज, और हमने इस कारोबारी हफ्ते की शुरुआत की थी 29 तारीख को, यानी 29 को मोर और लेस हमने 24,800 की ट्रैजेक्टरी को शुरुआत की थी। अब सरेंडर कर दिया उस ट्रैजेक्टरी को। तो शुक्रवार जो ग्लोबल मार्केट्स में आई थिंक पेन था, वो हम पे पूरी तरीके से हावी हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्ते रंगत फिर लौटे, हरा रंग फिर लौट के आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ चलते हैं अब छुट्टी के लिए 2 दिन की वीकेंड पर, और फिर मॉर्निंग में मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में, और मुनाफे की तैयारी में हर्षदा, मेरी, आशीष, नीरज जी की और अनुज की। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।